दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे यूपी बोर्ड के 7वीं कक्षा के इतिहास, हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का अध्याय 14, मुगल कालीन समाज एवं संस्कृति। इस अध्याय में आप पढ़ेंगे मुगलों की सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति, सांस्कृतिक समन्वय, स्थापत्य कला, चित्रकारी एवं इसकी विभिन्न शैलियाँ, साहित्य का विकास, यातायात तथा संस्कृत तकनीकी और प्रौद्योगिकी और आर्थिक स्थिति के आधार पर मुगल काल का मूल्यांकन। अंत में हम इस अध्याय से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे जो 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं यूपी बोर्ड के 7वीं कक्षा के इतिहास, हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का अध्याय 14, मुगल कालीन समाज एवं संस्कृति। दोस्तों मुगलों के शासनकाल में देश में सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। भारत के विभिन्न भागों तथा अलग अलग धर्मों और नस्लों के लोगों ने अनेक प्रकार से सांस्कृतिक विकास में योगदान दिया, जिससे एक नई संस्कृति का विकास हुआ। आइए देखते हैं सामाजिक और धार्मिक स्थिति के संबंध में। दोस्तों भारत में मुगलों के आगमन से सामाजिक जीवन पद्धतियों में बदलाव आया। जाति व्यवस्था के अंदर ही नई जातियों और उपजातियों का उदय हुआ। मुगल काल में सम्राट और उसका परिवार सर्वोपरि था। उसके उपरांत दूसरे वर्ग में उलेमा, जो कि पवित्र और धार्मिक व्यक्ति होते थे, सैयद और शेख आदि थे। द्वितीय वर्ग में ही मुस्लिम अमीर, अधीनस्थ राज्यों के शासक, जमींदार, जागीरदार आदि थे। और मध्यम वर्ग में अध्यापक, हकीम, ज्योतिषी, कवि, व्यवसायी, कोतवाल, चौकीदार, काजी और चौधरी आदि थे। उसके बाद भूमिहीन कृषक, श्रमिक, दरिद्र, निसहाय, दास आदि की श्रेणी थी। दोस्तों हिंदू समाज जातियों और उपजातियों में विभाजित था। समाज में ब्राह्मणों का प्रमुख स्थान था। मुगल शासन में इस वर्ग के लोगों को अनुदान, उपहार और राजाश्रय प्राप्त था। उसके बाद क्षत्रियों का वर्ग था। उनको प्रशासन और सेना में महत्वपूर्ण पदों पर योग्यता के अनुसार स्थान मिला। तृतीय वर्ग में वैश्य थे। व्यापारिक समुदाय में उनकी महत्वपूर्ण स्थिति थी। और समाज के निम्न स्तर के लोग चौथे वर्ग में थे। इसमें पेशेवर समूह भी शामिल थे। मुगलों के आगमन से पर्दा प्रथा अत्यधिक व्यापक हुई। स्त्रियां पुनर्विवाह या पिता की संपत्ति में हिस्से का दावा नहीं कर सकती थीं। मुगल काल में जहां शासक वर्ग शानो शौकत के साथ जीवन व्यतीत करते थे, वहीं दूसरी ओर किसान, दस्तकार और श्रमिक अत्यंत गरीबी में अपना जीवन यापन करते थे। मुगल काल की संपन्नता का आधार किसानों और श्रमिकों की मेहनत थी और उन्हीं के घर में दरिद्रता बसती थी। आइए सांस्कृतिक समन्वय के बारे में जानते हैं। दोस्तों मुगल शासन के अधीन भारत में स्थापत्य, चित्रकारी, साहित्य और संगीत का विकास हुआ। इस दृष्टि से मुगल काल को गुप्त काल के बाद उत्तर भारत का दूसरा स्वर्णकाल कहा जा सकता है। मुगल अपने साथ तुर्क, ईरानी संस्कृति लाए थे, जिनका भारतीय परंपराओं के साथ मिश्रण हुआ। स्थापत्य कला के क्षेत्र में दोस्तों मुगल काल में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन और विकास हुआ। और आप जान लीजिए कि मुगलों ने भव्य किलों, आकर्षक राजमहलों, दरवाज़ों, इमारतों और मस्जिदों, बावलियों आदि का निर्माण कराया। यहाँ पर आप चित्र में आगरा का किला देख रहे हैं। मुगल बादशाह शाहजहां ने कई किले बनवाए जिसमें मुगल तथा भारतीय शैलियों का मिश्रण दिखाई देता है। इन किलों में अधिकतर लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। महलों में स्थानीय गुजराती, बंगाली तथा फारसी शिल्पकला का मिश्रण देखने को मिलता है। और जान लीजिए कि इनमें छज्जों और सुंदर छतरियों का इस्तेमाल किया गया है। इनकी दीवारों और छतों की सजावट में फारसी या मध्य एशियाई प्रभाव देखा जा सकता है। यहाँ पर जोधाबाई महल का छज्जा गुजरात शैली में और शाहजहां द्वारा बंगला शैली में निर्मित आगरा के किले का छज्जा यहाँ पर जो है चित्र में दर्शाया गया है। दोस्तों मुगल कालीन कई इमारतों में सफ़ेद तथा लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर देखिए हुमायूं का मकबरा दिल्ली और अकबर का मकबरा सिकंदरा में दर्शाया गया है सफ़ेद और लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग। इसके अलावा दोस्तों मुगल शहंशाहों ने इमारतों को सजाने के लिए अर्ध बहुमूल्य पत्थर जैसे नीलमणि, फिरोजा आदि का उपयोग फूल पत्तियों की आकृतियों
और ज्यामितीय आकारों को बनाने के लिए किया। सजावट की इस पद्धति को पियत्रा द्यूरा यानी एक प्रकार की नक्काशी कहते हैं। और पित्रा दुरा प्रयोग, इसका प्रयोग एतमादुद्दौला के मकबरा में पहली बार किया गया था। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, कुछ इमारतों में अरबी भाषा में कुरान की आयतें देखने को मिलती हैं और पित्रा दुरा ताजमहल में भी इसका प्रयोग किया गया है। दोस्तों, इनकी इमारतों की विशेषता इनके विशाल गुंबद, मेहराब, दरवाजे और ऊंचे चबूतरे हैं। और कुरान की लिखी आयतें ताजमहल में आप देख सकते हैं। दोस्तों, हवा के लिए बनाए गए पंचमहल की सपाट छत को सहारा देने के लिए विभिन्न स्तंभों का जो विभिन्न प्रकार के मंदिरों के निर्माण में प्रयोग किया गया है। और मुगलों ने जल स्रोतों से युक्त कई सुनियोजित बगीचे भी लगवाए। जगह जगह सुंदर फव्वारे भी थे। कुछ मुगल बगीचे जैसे कश्मीर में निशात बाग, पंजाब का पिंजौर बाग और लाहौर का शालीमार बाग प्रसिद्ध हैं। बहते पानी का उपयोग करना मुगल काल की विशेषता थी। यहाँ पर लाहौर के शालीमार बाग को आप देख सकते हैं। दोस्तों, चित्रकारी के क्षेत्र में मुगलों ने विशिष्ट योगदान दिया। उन्होंने भारतीय जीवन से जुड़े प्रसंग और प्राकृतिक दृश्यों का चित्रकारी में समावेश किया, जैसे दरबार, शिकार और युद्ध के दृश्यों का। उन्होंने फारसी कथाओं को चित्रित करने के अलावा महाभारत के फारसी अनुवाद, ऐतिहासिक रचना अकबरनामा और दूसरी पुस्तकों को चित्रों से सजाया। उन्होंने भारतीय रंगों जैसे मयूरी, नीले रंग और लाल रंग का अधिक प्रयोग किया। और मुगलों ने अपनी चित्रकारी में ईरानी शैली का सपाटन के स्थान पर भारतीय कूंची की गोलाई का प्रयोग किया, जिससे त्रिआयामी चित्र बनने लगे। यहाँ पर अकबरनामा में दरबार के दृश्य को दर्शाया गया है। और ये देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जो खिड़कियों पे शीशों का प्रयोग है, ये मुगल काल की देन है। दोस्तों देखिए, तैमूर घराने के राजकुमार शीर्षक से बनाया गया चित्र हुमायूं के काल की अनुपम देन है। ये चित्र 1.15 वर्ग मीटर कपड़े पर बनाया गया है। ऐसा माना जाता है कि ये मंगोल परंपरा की देन है, जिसमें तंबुओं पर वे चित्र बनाया करते थे। दोस्तों देखिए, अकबर के अधीन पुर्तगाली पादरियों ने दरबार में यूरोपीय चित्रकारी का समावेश किया। उनके चित्रों में दूर दिखने वाली आकृतियों को छोटा दर्शाने के सिद्धांत को अपनाया गया। इससे आकृतियां अपने सही परिप्रेक्ष्य में सामने आती थीं। जहांगीर के काल में चित्रकारी विकास की बुलंदियों तक पहुंची। जहांगीर के शासनकाल में मनुष्य की एकल आकृतियों और पशुओं की आकृतियों के चित्रण में विशेष प्रगति हुई। यहाँ पर देखिए, प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर द्वारा बनाया गया जेब्रा का चित्र है। राजस्थानी शैली की चित्रकारी में पश्चिम भारतीय या जैन शैली की पूर्ववर्ती परंपराओं का मिश्रण चित्रकारी की मुगल शैलियों के साथ किया गया। इसमें पुराने विषयों का भी समावेश किया गया है। इस प्रकार इस शैली की चित्रकारी में शिकार के दृश्यों के अलावा राधा कृष्ण की प्रेम लीला, 12 मासा यानी वर्ष के विभिन्न मौसम और रागों के चित्रण को भी स्थान दिया गया। पहाड़ी शैली में भी इन परंपराओं को जारी रखा। संगीत के क्षेत्र में जो मुगलकालीन विकास हुआ उसको देख लेते हैं। तो संगीत सांस्कृतिक जीवन का एक और क्षेत्र था, जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों ने एक दूसरे से सहयोग किया। अकबर ग्वालियर के प्रसिद्ध गायक तानसेन का संरक्षक था। तानसेन को कई नए रागों की रचना का श्रेय दिया जाता है। दोस्तों, अकबरकालीन प्रसिद्ध ग्रंथ आईने अकबरी में 36 संगीतकारों के नाम हैं। औरंगजेब दरबार द्वारा आयोजित संगीत को पसंद नहीं करता था, परंतु वह कुशल बीड़ा वादक था। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकों की रचना औरंगजेब के शासनकाल में हुई थी। इसके अलावा दोस्तों, साहित्य का भी विकास हुआ। मुगल शासक साहित्य प्रेमी थे। उन्होंने विद्वानों और साहित्यकारों को राजकीय संरक्षण दिया। इस काल में फारसी ही राजभाषा थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी तुर्की में लिखी और इस काल में गुलबदन बेगम, अबुल फजल बदायूनी, मोहम्मद कामगार, अब्दुल हमीद लाहौरी आदि ने फारसी में रचनाएं लिखी। अकबर ने अथर्ववेद, महाभारत, हरिवंश पुराण और रामायण का फारसी में अनुवाद कराया। शाहजहां का पुत्र दारा शिकोह फारसी और संस्कृत का विद्वान था। उसके सहयोग से उपनिषद और भगवत गीता का फारसी में अनुवाद किया गया। और दोस्तों, अकबर के समय में हिंदी कविता का सर्वाधिक विकास हुआ। मलिक मोहम्मद जायसी, अब्दुल रहीम खान खाना, नंददास उसके काल के प्रमुख कवि थे। महाभारत का अनुवाद बदायूनी द्वारा रजमनामा नाम से किया गया और इसी काल में स्थानीय कवि भी उभरे, जैसे तुलसीदास, सूरदास और मीराबाई आदि।
यातायात का विकास देख लेते हैं तो मध्यकाल में यातायात के लिए दो साधन प्रयुक्त होते थे। माल और सामान सड़क मार्ग से आता जाता था। इन मार्गों पर दोनों तरफ छायादार वृक्षों की कतार होती थी। यात्रियों की सुविधा के लिए स्थान स्थान पर सराय या विश्राम गृह होते थे। व्यापार हेतु जल मार्ग का भी प्रयोग किया जाता था। कश्मीर, बंगाल, सिंध, वर्तमान उत्तर प्रदेश और पंजाब में नदी या जल मार्ग अधिक प्रयुक्त होता था। व्यापार के बारे में देखें तो 17वीं शताब्दी के बाद भारत में व्यापार प्रसार के कई कारण थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण शासन के अंतर्गत देश की राजनीतिक एकता और बड़े क्षेत्र में शांति और व्यवस्था की स्थापना थी। मुगलों ने सड़क और सरायों के निर्माण की ओर भी ध्यान दिया, जिससे यातायात में बहुत सुविधा हो गई। साम्राज्य में किसी भी वस्तु के आयात के लिए समान कर निर्धारित किए गए। मुगलों ने शुद्ध चांदी के रुपयों का प्रचलन आरंभ किया, जिसकी सारे भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मान्यता थी। इससे भारत के व्यापार को और भी बढ़ावा मिला। इस काल में भारत के महत्वपूर्ण व्यवसाय था कपड़े बनाना। सूती कपड़े तैयार करने के केंद्र देश भर में थे। इनमें प्रमुख थे गुजरात में पाटन, उत्तर प्रदेश में बनारस और जौनपुर, बिहार में पटना और उड़ीसा और बंगाल के बहुत से गांव। ढाका जिला विशेष रूप से अपने मलमल के महीन कपड़े के लिए प्रसिद्ध था। कपड़ों के रंगने का व्यवसाय भी उन्नत था। शाल और गलीचा बुनने के व्यवसायों ने अकबर के संरक्षण में उन्नति की थी। एक और कारण जिससे भारत का व्यापार बढ़ा वह था 17वीं शताब्दी के आरंभ में अंग्रेज और डच व्यापारियों का भारत आना। भारत के व्यापारियों ने इनका स्वागत किया क्योंकि इनसे समुद्र व्यापार पर पुर्तगालियों के एक अधिकार को समाप्त करने में सहायता मिली और भारत का यूरोपीय बाजारों के साथ सीधा संपर्क स्थापित हुआ। दोस्तों देखिए, कालीकट, मछलीपट्टनम, हुगली, श्रीपुरा, चटगांव और इस समय के ये प्रमुख समृद्ध बंदरगाह थे। यहाँ से भारतीय माल अफ्रीका के समुद्र तट, दमिश्क और सिकंदरिया तथा यूरोप के विभिन्न देशों को ले जाया जाता था। साथ ही ये माल चीन, लंका, इंडोनेशिया और भारतीय टापुओं को जाता था। इन वस्तुओं में गुड़, चीनी, मक्खन, रुई से निर्मित वस्तुएं, अनाज, तेल, बाजरा, ज्वार, चावल, नील, सुगंधित पदार्थ, कपूर, लौंग, नारियल, चंदन की लकड़ी, अफीम, काली मिर्च और लहसुन प्रमुख थी। इसी प्रकार सोना मुख्यतः द्वीप समूहों चीन, जापान, मोरक्को आदि से और मूंगा व अन्य फारस और अरब के राज्यों से आते थे। पारा लिस्बन से, शीशा, ऊनी वस्त्र, शिल्प और साटन के कपड़े यूरोप से आते थे। जहाँ तक थल मार्ग के व्यापार की बात है, मध्य एशिया, तिब्बत और अफगानिस्तान से मेवे तथा फल, हींग, कस्तूरी, सोना, तांबा, सीसा, शहद, सुहागा, मोम, पक्षी और घोड़े आयात किए जाते थे। दोस्तों इसी तरह देश के भीतर आंतरिक व्यापार भी उन्नत था। प्रत्येक गांव में एक छोटा बाजार होता था। कस्बे के बड़े बाजार समय समय पर लगते थे। फेरी लगाने वाले भी अच्छा व्यापार करते थे। बंजारे दूरस्थ प्रदेशों तथा सेनाओं की आपूर्ति का काम करते थे। कई बार बड़े काफिलों का उल्लेख मिलता है जिसमें माल 40,000 बैलों के ऊपर लदा रहता था। अब आइए मुगल काल का मूल्यांकन कर लेते हैं। सबसे पहले संस्कृति के संबंध में तो आप जान लीजिए, मुगल शासकों ने भारत में सामाजिक सांस्कृतिक समन्वय के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस दिशा में भक्ति और सूफी संतों के उपदेशों का जनता पर अधिक प्रभाव पड़ा। सूफी संतों ने मानव को शांति और भाईचारे का संदेश दिया। इससे हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के निकट आए। सूफी संतों में शेख सलीम चिश्ती, मखदूम शेख, अब्दुल कादिर, शाह हुसैन, शाह अब्दुल लहक, शेख मोहम्मद गौरी, शेख अहमद सर और शाह वली उल्लाह मुख्य हैं। इस काल में भक्त संतों में सर्वप्रथम गुरु नानक देव हैं। उन्होंने महान सूफी संत शेख फरीद के साथ सत्संग किया। नानक ने जाति भेदभाव और बाह्य आडंबर समाप्त करने का प्रयास किया। इसी काल में तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, मलूक दास, दादू दयाल, रज्जब और चैतन्य महाप्रभु आदि भक्त संत हुए और इस काल में चैतन्य, कबीर जैसे संतों ने देश के विभिन्न भागों में इस्लाम और हिंदू धर्म के बीच अनिवार्य एकता पर बल दिया और धार्मिक पुस्तकों के शाब्दिक अर्थों के बजाय प्रेम और भक्ति पर आधारित धर्म पर बल दिया था। मुगल बादशाह जो थे सभी धर्मावलंबियों को एक समान देखते थे। हुमायूं सूफी संतों से धार्मिक विचार विमर्श करता था। अकबर ने प्रशासन में योग्यतानुसार सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया और अकबर ने अपनी प्रजा को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की। अधिकांश मुगल बादशाहों ने हिंदू मंदिरों और मठों को अनुदान भी दिया।
मुगल शासकों ने संस्कृत साहित्य का फारसी में अनुवाद कराकर स्थानीय भाषाओं के साहित्य को संरक्षण देकर धार्मिक सहिष्णुता की अधिक उदार नीति अपनाकर और दरबार तथा सेना में हिंदुओं को महत्वपूर्ण पद देकर हिंदुओं और मुसलमानों में पारस्परिक समझ पैदा करने की कोशिश की। इसके अलावा सूफी संतों के आगमन ने धीरे धीरे हिंदू धर्म और इस्लाम में मूलभूत सिद्धांतों की बेहतर समझ पैदा की और ये बताया कि दोनों में काफ़ी कुछ समानता है। इससे पारस्परिक सद्भावना और सहिष्णुता की भावना का विकास हुआ। उन्होंने क्षेत्रीय भाषा और साहित्य के विकास में भी योगदान दिया। प्राचीन भारत में विदेशी धर्म प्रचारक भारत में धर्म प्रचार के लिए आए और भारतीय धर्म प्रचारक भी विदेशों में भेजे गए। मुगल काल में भी बाहर से विदेशी धर्म प्रचारक भारत आए। आइए मुगल कालीन तकनीकी और प्रौद्योगिकी के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, मध्यकालीन भारत में वार्षिक कैलेंडर के निर्धारण, मुख्य पर्वों, त्योहारों, ग्रहणों और ज्योतिष ग्रहों, नक्षत्रों के निर्धारण में खगोल की उपयोगिता थी। शेर ए मंडल की तीसरी मंजिल पर हुमायूं की विकसित वेधशाला और पुस्तकालय थे। ग्रहों और ज्योतिष में उसका व्यक्तिगत ज्ञान अधिक था। अकबर के काल में बनारस की वेधशाला का निर्माण उसके निर्देशानुसार हुआ था। अकबर ने एक नवीन कैलेंडर का निर्माण किया जिसे इलाही नाम दिया गया और इसकी शुरुआत उसके काल के प्रथम दिन से मानी गई। इतिहासकारों के अनुसार तुर्क और मुगल शासकों का समुद्र से कोई संबंध नहीं था। मुगलों ने विदेश व्यापार को महत्व दिया, इसलिए यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को संरक्षण और समर्थन भी दिया, परंतु राष्ट्र के विकास में नौसैनिक शक्ति की महत्ता को नहीं समझ सके थे। भारतीय शिल्पी जहाज निर्माण जैसे क्षेत्रों में यूरोपीय शिल्पियों की नकल करते थे। यद्यपि भारतीय कारीगर काफ़ी कुशल थे, फिर भी उनकी आंतरिक क्षेत्र में सोच विकसित नहीं हुई थी। भारत का नौसैनिक क्षेत्र में पिछड़ा होना विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उसके पिछड़ेपन का सूचक था। तोपखाने के क्षेत्र में यूरोपीय भारतीयों से श्रेष्ठ थे। मुगल सेना के पास भारी तोपें होती थीं जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना कठिन होता था और उनके पास कुछ हल्की तोपें भी हुआ करती थीं। फ्रांसीसी यात्री बर्नियर ने मुगल तोपखाने के लिए कहा है कि हल्की तोपें रकाब तोपों की तरह थी और बहुत अच्छी थी। यहाँ पर बारूद रखने का मुगल कालीन बर्तन यहाँ पर दिखाया गया है और मुगल सेना द्वारा प्रयोग किया गया सिर का जो लौह है, ये कवच, इसको दर्शाया गया है। यूरोप में 17वीं शताब्दी में बंदूक का इस्तेमाल होने लगा था, जबकि भारत में 18वीं शताब्दी में बंदूक का प्रारंभ शुरू हुआ था। आर्थिक स्थिति के बारे में जानते हैं तो मुगल काल में आर्थिक विकास में और प्रगति हुई। व्यापार और वस्तु निर्माण का विस्तार हुआ, खेतीबाड़ी में सुधार हुए, लेकिन यूरोप की तुलना में भारत न केवल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बल्कि अन्य मामलों में पिछड़ा ही रहा। माल का ज़्यादातर निर्माण छोटे पैमाने पे किया जाता था। मशीनों का कोई इस्तेमाल नहीं था। कारीगर सरल से सरल औजारों से ही काम करते रहे। नतीजा ये हुआ कि कारीगर चाहे जितना ही कुशल रहा हो, उसकी उत्पादक क्षमता निम्न कोटि की ही रही। 17वीं और 18वीं शताब्दी में ददनी प्रथा का प्रचलन हुआ, जिसके अनुसार देसी विदेशी दोनों व्यापारी कारीगरों को काम करने के लिए थोड़ी बहुत पूंजी दे दिया करते थे। जब वे माल तैयार कर लेते थे तो उनसे ले लेते थे। इससे कारीगर इन लोगों के और भी मोहताज हो गए। इन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेजों ने भारत को जीतने और उसे एक उपनिवेश बना देने में कामयाबी हासिल की और अब भारत पूरब का कारखाना होने के बजाय पश्चिम के लिए कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता बन गया था। आइए कुछ अन्य तथ्यों को भी जान लें। उस समय भारत में छापे खाने का आविष्कार नहीं हुआ था, लेकिन मुगल कालीन लेखन कला उच्च कोटि की थी। इस समय 8 प्रकार की सुलेखन शैली का प्रचलन था। मुगल कालीन शासकों ने मदरसों और मकतबों के माध्यम से शिक्षा पर जोर दिया और अकबर ने गणित, खगोल विद्या, आयुर्विज्ञान, दर्शन और तर्कशास्त्र जैसे विषयों के अध्ययन के प्रसार के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया। मुगल काल तक भारत में आलू, कद्दू, टमाटर, मटर, हरी मिर्च, अमरूद, सीताफल उगते ही नहीं थे। ये सब दक्षिण अमेरिका की सब्जियां और फल हैं जो मुगल काल के अंत में यूरोप के व्यापारी भारत लाए। लेकिन सेम, पालक, शकरकंद, तोरई, करेला, लौकी, भिंडी और बैगन जैसी सब्जियां और केला, आम, तरबूज, बेर, अंगूर, अनार जैसे फल खूब होते थे। आइए इस अध्याय से संबंधित शब्दावली को देख लें। छापा खाना, इसको प्रेस कहते हैं। ज्योतिष तो ग्रहों और नक्षत्रों के आधार पर की जाने वाली भविष्यवाणी। स्थापत्य कला, इमारतों आदि के निर्माण की कला। और दरगाह, ये सूफी संतों की कब्र पर बना स्मारक, इसको दरगाह कहते हैं।
अभ्यास प्रश्नों पर आते हैं। मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक का नाम लिखिए। तो ये गायक कौन थे? ये थे तानसेन, जिनका मूल नाम रामतनु पांडे था। दूसरा है, मुगलों के समय फारसी और हिंदी साहित्य में क्या विकास हुआ? तो मुगल जो है सम्राट साहित्य प्रेमी थे। बाबर ने तुर्की और जहांगीर ने फारसी भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी। अबुल फजल ने आईने अकबरी लिखा। हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने उस समय की प्रसिद्ध घटनाओं का विस्तृत ब्यौरा लिखा है। अब्दुल हमीद लाहौरी ने शाहजहां तथा खफी खान ने मुंतखब उल लुबाब में औरंगजेब के शासनकाल का वर्णन किया है। अकबर ने अथर्ववेद, रामायण, महाभारत, भगवत गीता आदि ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया और शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह ने उपनिषद का फारसी में अनुवाद किया। मुगल कालीन स्थापत्य कला पर प्रकाश डालिए। तो दोस्तों, मुगल काल में जो स्थापत्य कला थी, ये मुगल बादशाह स्थापत्य कला के महान निर्माता थे। मुगल स्थापत्य कला का आधार फारसी शैली था। अकबर काल में हिंदू मुस्लिम शैली का मिश्रण हुआ। और दोस्तों, अकबर का काल शांति का काल था। अकबर ने आगरा, इलाहाबाद, फतेहपुर सीकरी, लाहौर आदि में इमारतों को बनवाया, जिसमें बुलंद दरवाज़ा, शेख सलीम का मकबरा, जोधाबाई का महल, पंचमहल आदि प्रमुख हैं। शाहजहां ने ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, आगरे का दीवाने आम बनवाया और औरंगजेब ने दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। शाहजहां कालीन प्रमुख इमारतों के नाम लिखिए। तो दोस्तों, शाहजहां कालीन प्रमुख इमारतों में जो है आगरा का ताजमहल बहुत ही महत्वपूर्ण है और दिल्ली का लाल किला। दारा शिकोह द्वारा फारसी में अनुदित पुस्तकों के नाम लिखिए। तो दोस्तों, दारा शिकोह द्वारा फारसी में अनुदित पुस्तकों के नाम उपनिषद और भगवत गीता हैं। देखिए, सही जोड़ा मिलान करना है। बुलंद दरवाज़ा, इसका जो निर्माण है फतेहपुर सीकरी में। ताजमहल आगरा में स्थित है। तुझके जहांगीरी, जहांगीर की आत्मकथा है। अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा और रज़्मनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है। यहाँ पर आपको बताना है कि दी गई तालिका में मुगल शासकों के नाम लिखिए जिनके सिक्के गोल, चौकोर अथवा दोनों तरह के थे। तो गोल सिक्के बाबर, देखिए गोल सिक्के बाबर, अकबर और औरंगजेब के थे। चौकोर सिक्के अकबर के थे, अकबर के चौकोर सिक्के थे और गोल और चौकोर दोनों सिक्के अकबर के थे। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। 7वीं कक्षा का इतिहास, हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का अध्याय 14, मुगल कालीन समाज और संस्कृति। इसमें आपने मुगलों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक समन्वय, स्थापत्य कला तथा मुगल काल की संस्कृतियों के आधार पर मुगल काल का मूल्यांकन आपने पढ़ा, जो आपके कला संस्कृति खंड के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। और यहाँ से कई प्रकार के, कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं जिनको तैयार करना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।